नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। स्वागत है आपका बिहार के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे बिहार की तमाम खबरों की तरफ। आज बिहार कैबिनेट की बैठक होगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में कैबिनेट की बैठक शाम 4:30 बजे से शुरू होगी और मीटिंग के दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर भी लगेगी। और पिछले हफ्ते कैबिनेट की बैठक नहीं हुई थी और चर्चा ये भी थी कि 23 नवंबर को वाल्मीकि नगर में कैबिनेट की बैठक होगी, लेकिन 24 नवंबर को जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार के कार्यकाल काल के 15 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं और वहीं 23 नवंबर को बीजेपी कार्य समिति की बैठक है। इसलिए वाल्मीकि नगर में कैबिनेट की बैठक 23 नवंबर को नहीं कर पटना में ही करने का फैसला लिया गया और मुख्यमंत्री पहले भी साल के अंतिम कैबिनेट बैठक पटना से बाहर करते रहे और बड़े फैसले लेते रहे। इस बार भी चर्चा है कि मुख्यमंत्री अगर कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में रही तो इस साल पटना से बाहर कैबिनेट की बैठक कर सकते हैं। और आपको बताएं कि कैबिनेट की बैठक के लिए वाल्मीकि नगर में पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन फिलहाल कैबिनेट की बैठक इस बार पटना में होगी और उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में कई अहम एजेंडों पर कैबिनेट अपनी रजामंदी दे सकती। और इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना आयुर्वेद कॉलेज और तिब्बती यूनानी कॉलेज का निरीक्षण किया था और इस दौरान सीएम ने कहा कि पुरानी चिकित्सीय पद्धति को विस्तार करने के लिए हमने निरीक्षण किया और साथ ही कॉलेज पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी ली है। और उन्होंने कहा कि आयुर्वेद दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को समीक्षा बैठक करने के बाद काफी कुछ विस्तार से बात होगी। आरजेडी सुप्रीमो के बयान पर बिहार में सियासी बवाल मच गया और लालू यादव के बयान पर पलटवार करते हुए सत्ताधारी जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने हमला बोला है और जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि आखिरकार लालू यादव ने दिल की बात कह दी है। और लालू यादव ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह फेल है और ऐसे में नीतीश कुमार को शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए। और जहरीली शराब से लगातार लोगों की मौत अभी भी हो रही है और आए दिन शराब बरामद हो रही है और शराब पीकर लोग सड़क पर गिरे रहते। उन्होंने कहा कि बिहार के एक तरफ झारखंड, बंगाल और एक तरफ उत्तर प्रदेश और एक तरफ नेपाल है और हर तरफ से बिहार में शराब आती है और शराब की तस्करी हो रही है और शराब की होम डिलीवरी भी बिहार में हो रही है और बिहार में नाम की शराबबंदी और जमीन पर यह नीति कामयाब नहीं हो पाई। और लालू यादव के इस बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि आरजेडी प्रमुख ने अपनी दिल की बात कह दी। उन्होंने कहा कि आरजेडी कभी नहीं चाहती है कि बिहार में शराबबंदी सफल हो। यही कारण है कि पार्टी की ओर से कभी भी जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया। और एक चैनल के माध्यम से बात करते हुए नीरज कुमार ने कहा कि लालू यादव कभी नहीं चाहते थे कि बिहार में शराबबंदी हो और मजबूरी में उन्होंने साथ दिया। और आगे उन्होंने कहा कि देर से ही सही लालू यादव ने अपने दिल की बात कह दी। बिहार के सहरसा जिले में हथियारबंद अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर पेट्रोल पंप मैनेजर से 4.62 लाख रुपए लूट लिए और घटना सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत की, जहां सोमवार की शाम करीब 6:30 बजे हथियारबंद अपराधियों ने फायरिंग करते हुए मनोरमा पेट्रोल पंप के मैनेजर से 4,62,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। और हद तो तब हो गई जब त्वरित कार्रवाई करने की बजाय सदर थाना पुलिस और भेरा पुलिस घटनास्थल को लेकर काफी देर तक आपस में ही बहस करती रही। और जानकारी के अनुसार मनोरमा पेट्रोल पंप के मैनेजर शोभकांत लाल 4,62,000 रुपए लेकर सहरसा आ रहे थे और पहले से गात लगाए बैठे अपराधियों ने उनसे रुपए लूट लिए और दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने ताबड़तोड़ 5 राउंड फायरिंग भी हवा में झोंक दी ताकि भय से कोई उनका पीछा करने की कोशिश न करे और रुपए लेकर चलते बने। और अपराधी 4 की संख्या में थे और बाइक पर सवार थे और पीड़ित मैनेजर ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई और सदर थाना और भेरा दोनों थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन लुटेरे के विरोध अविलंबन कार्रवाई करने के बजाय मौके पर ही दोनों थाने की पुलिस घटनास्थल को लेकर आपस में ही बहस करने लगी। और पुलिस कह रही थी कि घटना सदर थाना क्षेत्र की है, जबकि सदर थाना इसे भेरा थाने की घटना बताती रही। आखिरकार एसडीपीओ संतोष कुमार ने लूट की घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि वारदात सदर थाना क्षेत्र में हुई है और अपराधियों की गिरफ्तारी का प्रयास भी शुरू कर दिया गया है।
माओवादी पॉलिट ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने बिहार समेत 4 राज्यों में बंद का आह्वान किया। और भाकपा माओवादी की बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी प्रदेश सीमांत रीजनल कमेटी के प्रवक्ता मानस ने बयान जारी कर 23 से 25 नवंबर तक बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में बंद का ऐलान किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि माओवादी नेता प्रशांत बोस, उनकी पत्नी शीला मरांडी पर बर्बरता, पुलिस यातना कर हत्या का प्रयास और चिरौली में पुलिस के द्वारा 26 मई को माओवादी की हत्या और कृषि कानून आंदोलन में मारे गए आंदोलनकारियों की मौत के खिलाफ 23, 24 और 25 नवंबर को बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में बंद दिए। और इस संबंध में मुंगेर के आरक्षी अधीक्षक जग्गूनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने बताया कि 3 दिवसीय नक्सली बंद को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है और लगातार सीआरपीएफ, एसटीएफ, कोबरा बटालियन और जिला पुलिस बल के जवान नक्सल क्षेत्र में छापेमारी की जा रही है और नक्सलियों के मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। और मुंगेर पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और लगातार जांच अभियान और छापेमारी जारी है और कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चलाए जा रहे। उसी के तहत रविवार को मुंगेर के हार्डकोर नक्सली नकुल कोड़ा को धराहरा और सोमवार की सुबह हार्डकोर नक्सली संजय सोरेन की गिरफ्तारी हवेली खगड़पुर से हुई है। और वहीं बिहार के पूर्वी चंपारण जिला का हरसिद्धि थाना क्षेत्र में आई एक बारात को बिना दुल्हन लिए ही दूल्हा समेत वापस लौटना पड़ा। और वहीं बताया जा रहा है कि वरमाला के वक्त दुल्हन ने दूल्हे के साथ सूरत को देखकर शादी करने से इनकार कर दिया और जिस कारण बारातियों और गांव वालों से भरे शादी के पंडाल में हड़कंप मच गया। और लड़की के शादी से इनकार करने के बाद पंचायती और मान मनोवल की शुरुआत हुई, लेकिन दुल्हन नहीं मानी और खिलकार दूल्हा को बिना शादी के ही बारातियों के साथ वापस लौटना पड़ा। और पूरा मामला जिले के पहाड़पुर थाना क्षेत्र स्थित लोकहा पहाड़िया गांव का है और यहां पर हरसिद्धि थाना क्षेत्र के सोहन पटेल के घर बीती रात बारात आई थी और बारात जब दरवाजे पर पहुंची तब उन्हें नाश्ता कराया गया और शादी के लिए लगाए गए शामियाने में ही वरमाला को लेकर सजाए गए स्टेज पर घर की महिलाएं दुल्हन को लेकर पहुंची और वरमाला शुरू हुआ। और उसी समय लड़की की नजर दूल्हे पर पड़ी तो लोगों के सामने ही उसने लड़के से शादी करने से इनकार कर दिया और लड़की के अनुसार लड़का उसे पसंद नहीं क्योंकि लड़का देखने में सुंदर नहीं था और लड़की की शादी से इनकार करने पर कुछ बाराती उसे समय लौट गए और लेकिन सामाजिक स्तर पर लड़की को मनाने का प्रयास किया गया, लेकिन लड़की नहीं मानी और दूल्हे को बिना शादी किए ही वापस लौटना पड़ा। ठंड का प्रभाव अब पटना एयरपोर्ट से परिचालित होने वाले विमानों पर भी देखने को मिल रहा है और हाल के ही दिनों में पटना एयरपोर्ट पर रात में चलने वाले 7 जोड़ी विमानों को रद्द किया गया और देर रात को मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली समेत कई शहरों को जाने वाली विमानों को रद्द किया गया और 1 दिसंबर से नया विंटर शेड्यूल फिर से जारी होने वाला है और उसके बाद ही दिसंबर में विमानों की संख्या की जानकारी मिलेगी और विंटर शेड्यूल में विमानों की संख्या क्या रखी जाती है इसका अंदाजा तब लगेगा जब दिसंबर में शेड्यूल जारी होगा और विमानों की संख्या कम होते ही पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही और निश्चित तौर पर पटना में रहने वाले लोग जो देर रात तक अन्य शहरों खासकर दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु या मुंबई का सफर करते थे उन्हें अब दिन के विमान से या शाम के विमान से ही सफर करना पड़ रहा है। और लखनऊ से पटना आ रहे मोहम्मद कामरान का कहना है कि मैं लखनऊ से पटना आया हूं और विमान का शेड्यूल ठीक ठाक है और कोई दिक्कत नहीं। और वहीं बेंगलुरु से भी आया था तो सही समय पर पटना पहुंचा था और फिर बेंगलुरु भी जाना है, लेकिन वैसे लोग जिन्हें अचानक से रात को दिल्ली जाना हो रहा है वैसे यात्रियों को दिक्कतें हो रही है। और वहीं आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट से देर रात के विमानों को रद्द किया गया है और ऐसा इसलिए किया गया है कि कुहासे के कारण रनवे पर विजिबिलिटी कम हो जाती है और पहले से जिन लोगों का टिकट बुक था विमानन कंपनी अपने दूसरे विमान में ही उन्हें हवाई सफर करवा रही है। पूर्वी चंपारण जिला में एटीएम लूटने वाले बदमाशों ने पुलिसिया दावे की पोल खोलकर रख दी और बीती रात बदमाशों ने जिले में 3 जगहों पर एटीएम को निशाना बनाया और जानकारी के अनुसार 2 जगहों पर चोरों को सफलता मिल गई, लेकिन एक जगह बदमाशों को असफलता हाथ लगी और चोरों ने 2 एटीएम को काट कर लगभग 10 लाख रुपए उड़ा दिए
और पहली घटना पहाड़पुर के सथा स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को चोरों ने काटने की कोशिश की और चोरों को असफलता हाथ लगी, लेकिन चोरों ने हिम्मत नहीं हारी और चोर वहां से निकले और तुरकोलिया की ओर चल पड़े और चोरों ने तुरकोलिया थाना क्षेत्र के बेरिया में पहुंचकर इंडिकैश के एटीएम को काटकर उसमें रखे 6 लाख रुपए चुरा लिए और इसके बाद चोरों का गिरोह कोटवा पहुंचा और स्कॉर्पियो से चल रहे चोरों ने कोटवा चौक स्थित स्टेट बैंक का एटीएम उखाड़कर अपने साथ लेकर चलते बने। वहीं कोटवा थाना से थोड़ी ही दूर पर बाजार की मुख्य सड़क के किनारे एसबीआई की शाखा के पास स्थित एटीएम से 35.77 लाख रुपए रखे गए थे और जिसे चोरों ने मशीन सहित उड़ा लिया और जबकि कुछ महिलाओं ने एटीएम मशीन को स्कॉर्पियो में लादते हुए कुछ लोगों को देखा था और बाजार की तरफ आकर दुकानदारों को बताया। लोग मौके पर गए तो देखा कि एटीएम का शटर टूटा था और लोगों की सूचना पर जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी और कई थानों की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की और पुलिस पदाधिकारियों ने बैंक के सीसीटीवी को भी खंगाला और सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के आधार पर पुलिस चोरों की पहचान करने में जुटी हुई और डीएसपी सदर अरुण कुमार गुप्ता ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि चोरों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पिछले दिनों शराब पीने से बिहार में हुई मौतों के बाद पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है और शराब पीने और बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और घर घर शराब तलाशी जारी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन इस बीच पटना पुलिस अपने आक्रामक अभियान में नियमों को ही भूल गई। दरअसल बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट कर किया है और इसमें पुलिस ने बिना महिला सिपाही के दुल्हन के कमरे में जाकर तलाशी अभियान चला रही है और उसके कपड़ों तक की तलाशी लेती दिखी है और बिहार की जो पूर्व मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी ने इस घटना से जुड़े 2 ट्वीट किए और दोनों में उन्होंने वीडियो अपलोड किया और राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार पर हमला करते हुए लिखा है कि बिहार पुलिस शराबबंदी के नाम पर बिना महिला पुलिसकर्मियों के दुल्हन के कमरों और कपड़ों की तलाशी ले रही और यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है और बिहार में शराब कैसे और क्यों पहुंच रही, कौन पहुंचा रहा है, उसकी जांच और खोजबीन नहीं, लेकिन उल्टा सन की सरकार महिलाओं को ही परेशान कर रही है। बिहार के छपरा जिले में रविवार की रात बनियापुर थाना क्षेत्र में एक चंवर के गड्ढे में बारातियों से भरी बोलेरो असंतुलित होकर पलट गई और इस हादसे में 4 बारातियों की मौत हो गई और जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन कर घायलों को बचाने में जुट गई और स्थानीय लोगों के सहयोग से मृत शवों को निकाला गया और मृत युवकों में बनियापुर थाना क्षेत्र के सिहोरिया गांव निवासी देव नारायण सिंह के बेटे अंकित कुमार और राजकुमार बाबा ने अपनी जान गंवाई है और हादसे में जान गंवाने वाले 2 लड़कों की पहचान नहीं हो सकी और घटना में सिहोरिया गांव के धूमल कुमार भी जख्मी हुए और उन्हें बनियापुर स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि बोलेरो के गड्ढे में पलटने के दौरान धूमल वहां से कूद गया होगा जिससे वो जख्मी हो गया और जबकि अन्य पानी में डूब गए और जानकारी के मुताबिक बनियापुर थाना क्षेत्र के भूमिहारा गाँव से एक गाड़ी बारात एकमा की ओर जा रही थी और गाड़ी पर सियोरिया गांव के चालक सहित कुल 5 लोग सवार थे और करही गांव के समीप नहर किनारे मोड़ पर अचानक वाहन असंतुलित होकर चंवर के गड्ढे में पलट गया और जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग वहां पहुंच गए और लोगों को बचाने का प्रयास किया गया। अमेरिका का एक प्रसिद्ध थीम पार्क अब जो सालों से भूतिया जगह बन चुका है और यह थीम पार्क कभी लोगों के बीच प्रसिद्ध था, लेकिन अब यहाँ कभी रोशनी नजर आती है तो कभी अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है और इस पूरे मामले पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अमेरिका का एक प्रसिद्ध थीम पार्क है जो लोगों में चर्चा का विषय बना रहता है। इस थीम पार्क में सालों से बिजली की सप्लाई बंद है। इस जगह पर जाने से भी लोग डरते हैं। हाल ही में इस थीम पार्क की डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। डॉक्यूमेंट्री बना रहे प्रोड्यूसर ने कई फोटो भी शेयर की थी। कहा जाता है कि अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में मौजूद 6 फ्लैग्स थीम पार्क हमेशा लोगों से भरा रहता था, लेकिन साल 2005 में आए कैटरीना तूफान ने इस पार्क को तबाह कर दिया। तभी से ये बंद पड़ा है। आज भी वहाँ पर चीजें बिखरी पड़ी हुई हैं।
तूफान की वजह से आई बाढ़ में ये पार्क 20 फीट तक डूब गया था, जिसकी वजह से सब कुछ तबाह हो गया। तबाही की निशानियां आज भी दिखाई देती हैं। इस तूफान की वजह से 1800 लोगों की मौत हुई थी, तो वहीं ये थीम पार्क एक भूतिया जगह में बदल गया। इस तूफान की वजह से 4 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। इस तूफान की वजह से कई लोग आज तक उबर नहीं पाए हैं, तो वहीं कुछ लोग आज भी गरीबी की मार झेल रहे हैं। अब ये थीम पार्क दुनिया के मोस्ट हॉन्टेड पार्क में से एक है। कहा जाता है कि आज भी इस जगह पर तूफान में मारे गए लोगों की आत्माएं भटकती हैं। इस तबाह हुए थीम पार्क में जांच करने के लिए गए लोगों का कहना है कि यहाँ ऐसा लगता है जैसे उनको कोई देख रहा है। यहाँ कई सालों से बिजली बंद है, लेकिन ये जगमग रोशनी देखी गई है। इसके अलावा यहाँ अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। तूफान में मची तबाही के बाद बची उनकी निशानियाँ यहाँ पर आने वाले लोगों को आज भी डराती हैं। अमेरिका का ये ऐसा सबसे बड़ा पार्क है जो कई सालों से बंद पड़ा है। यहाँ के नज़ारे देखकर कोई शख्स डर जाएगा। तूफान ने एक झटके में सब कुछ समाप्त कर दिया था। वहीं अगर बात की जाए ऐसी घटनाओं की, सच्ची कहानियों की, तो मनोचिकित्सकों के मुताबिक इस तरह की घटनाएं मास हिस्ट्रिया की वजह से होती हैं। इस तरह के मामलों में ये खास पैटर्न देखा गया है कि इन अफवाहों की शुरुआत किसी एक व्यक्ति की शरारत, भ्रम या मानसिक बीमारी की वजह से होती है। इसके बाद इसमें दूसरे लोग भी शामिल हो जाते हैं। कुछ लोग शरारत के कारण या कुछ लोग वास्तविक मानसिक भ्रम की शिकार हो जाते हैं। क्योंकि धीरे धीरे एक ही बात कई लोगों के मुंह से सुनाई देने लगती है, तो सामूहिक रूप से लोग इसे सच मानने लग जाते हैं और मास हिस्ट्रिया की शिकार हो जाते हैं। कई बार इस तरह की घटनाओं में अपराधियों का भी हाथ पाया जाता है, जो कि अफवाह फैलाकर अपनी शातिर योजनाओं को अंजाम देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। भारत में यात्रा के लिहाज से बेहद खूबसूरत ये जगह हैं और हर मौसम में आप यहाँ घूमने आ सकते हैं। और ऐसे ही कई जगह हैं जहां आप जाकर खुशी महसूस करेंगे। और इसी पूरे मामले पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अगर आप घूमने का मन बना रहे हैं तो हम आपको ऐसी ही जगह के बारे में बताएंगे जहां पर आप घूमने जा सकते हैं। जी हाँ, भारत में यात्रा के लिए ऐसी कई जगह है जहां पर आप जाकर हैरान रह जाएंगे। वहीं जहां आप गर्मी से सर्दी तक किसी भी मौसम में जा सकते हैं और सफर का मजा ले सकते हैं। अब सर्दियां शुरू हो गई हैं। घूमने के लिए सर्दियों का मौसम काफी उपयुक्त होता है। वहीं भारत में ऐसे कई जगह हैं जो इस मौसम में आपकी ट्रिप को और मजेदार बना देंगे। अगर आप भी इस सर्दियों के महीनों में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं और इस सोच में हैं कि किस जगह पर जाना चाहिए, तो भारत के ही जगहों को चुन सकते हैं। बजट में आप इन जगहों की यात्रा कर सकते हैं, तो घर से निकलने से पहले उन विंटर जगह के बारे में जान लीजिए जहां आपको इस मौसम में जरूर जाना चाहिए। नवंबर से फरवरी मार्च तक ये पर्यटन स्थल आकर्षक का केंद्र बना रहता है। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर में मौजूद गुलमर्ग की, जहां सर्दी के मौसम में गुलमर्ग घूमने के लिहाज से बेस्ट माना जाता है। वैसे तो पूरा साल ही यहाँ घूमने के लिए माना जाता है, लेकिन कश्मीर का ये पहाड़ी शहर सर्दियों का वंडरलैंड माना जाता है। यहाँ की जमी हुई झील, बर्फ से ढकी वादियाँ और यात्रियों को रोमांचित कर देती हैं। यहाँ आप आकर खूब मजे ले सकते हैं। सर्दियों में राजस्थान का ये रेतीली जगह भी घूमने के लिए बेस्ट जगह है। साल भर राजस्थान के जैसलमेर में काफी गर्मी होती है। इस मौसम में जैसलमेर यात्रियों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ आपको ऊंट की सवारी करने को मिलती है। रेगिस्तान में कैंपिंग का आनंद मिलता है, तो मजे लीजिए इस जगह के भी। उत्तराखंड की शांति पसंद है तो यहाँ बिनसर नाम का एक छोटा सा हिल स्टेशन भी मौजूद है।
आप इस बिनसर हिल स्टेशन पर जा सकते हैं और सर्दियों में पहाड़ों की खूबसूरती का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ से आपको केदारनाथ, नंदा देवी चोटियां का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। प्रकृति प्रेमियों को ये जगह काफी पसंद आती है। अरुणाचल प्रदेश वैसे ही बेहद ही खूबसूरत राज्य है। यहाँ तवांग नाम की जगह है जो सर्दियों में घूमने के ऑफ बीट स्पॉट है। सर्दियों में यहाँ बर्फ से ढके पहाड़ और हिमालय की वादियां शानदार नजारा प्रदर्शित करती हैं। जनवरी में यहाँ तोग्या महोत्सव का आयोजन होता है। वहीं फरवरी के महीने में लोसार की यात्रा की जा सकती है। इसलिए अगर ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो जनवरी या फरवरी का प्लान जरूर बना लीजिए। ये वो जगह थी जहां आप अपने दोस्तों, परिवार या किसी के साथ भी घूमने जा सकते हैं। इससे आपका मन शांत होगा और आपकी थोड़ी सी टेंशन हो सकता है कि कम हो जाए। इसी के साथ बिहार बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।